हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लॉजिकल अप्रोच बाय के स्क्वायर में। आज के सेशन में मैं लेके आया हूँ क्लास 9th जो न्यू एनसीईआरटी बुक है उसकी एक्सरसाइज 3.1। जो एक्सरसाइज 3.1 है न्यू एनसीईआरटी मैथ्स की बुक में, उसको हम आज यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, बंदरगाह नगर लोथल में एक व्यापारी ताम्र सिलिकाओं को लेने के लिए मसालों की थैलियों का विनिमय करता है। वह मसाले की प्रत्येक 2 थैलियों से 15 ताम्र सिलाएं लेता है। यदि वह बाजार में मसालों की 12 थैलियां लेकर जाते हैं तो वह उनके बदले कितनी ताम्र सिलाएं बाजार से लेकर आएगा। देखिए ऐसा है ना क्वेश्चन में कि कोई व्यापारी है जो थैलियां बेचता है, ठीक है ना, और 2 थैलियां अगर वो बेचेगा तो उसके बदले वो 15 क्या लेगा, कॉइन से लेगा, जो कि किसकी बनी होंगी, तांबे की बनी होंगी। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे करेंगे हम देखिए। आप ये सोचिए कि अ, 2 थैलियां जब देते हैं, 2 थैलियों से प्राप्त ताम्र सिलिकाएं कितनी है, 15। ठीक है, तो एक ही नियम का सवाल है, यूनिटरी मेथड लगाएंगे। एक थैली से एक थैली से एक थैली से प्राप्त ताम्र सिलिकाएं कितनी होंगी, 15/2। तो अब मुझे बताइए, वो ले गया 12 थैलियों से प्राप्त ताम्र सिलिकाएं कितनी होंगी, 15/2। एक थैली से मिली तो 12 से कितनी मिलेंगे, उसके 12 गुना हो जाएंगे। ठीक है, तो 2 से कट जाएगा 12, 6 बार, तो 15 छक्के 90। तो कितनी आपकी ताम्र सिलिकाएं मिलेंगी उसको, 90। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ईशांगो अस्थि के एक स्तंभ पर संख्याओं का अनुक्रम 11, 13, 17 और 19 देखें। इन संख्याओं में क्या समानता है, इस प्रतिरूप में उपयुक्त आगामी 3 संख्याओं को सूचीबद्ध कीजिए, ऐसा बोलेगी। ईशांगो अस्थि का जो स्तंभ था ना, जो पहले ईशांगो अस्थि का स्तंभ, ये ऐसा था जो मतलब हड्डी पे बनाया गया था। उसमें ऐसे लाइनें थी, मतलब 11 लाइनें नीचे थी तो वहां पर 11 लिख दिया, 13 लाइनें ऊपर थी तो यहाँ 13 लिख दिया, ऐसी ऐसी 17 लाइनें यहाँ पर थी, यहाँ 17 लिख दिया, ऐसी। मतलब ये हड्डी पर बनाए गए ऐसे स्केच है। ठीक है, तो यह है ईशांगो अस्थि का स्तंभ। ठीक, अब ईशांगो अस्थि स्तंभ पर कैसे संख्याओं का अनुक्रम क्या है, 11, 13, 17 और 19। तो जहां तक मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया, ये सारे के सारे आपके अभाज्य संख्याएं हैं, प्राइम नंबर से हैं। ठीक है, तो इससे मेरे को समझ तो आ गया कि ये क्या है, प्राइम नंबर से क्रमागत लिखी गई है, क्रमागत। ठीक है, सक्सेसिव प्राइम नंबर लिखे गए हैं। तो ये पैटर्न मुझे ये बता रहे हैं। तो आप मुझे बता सकते हैं इसके आने वाली जो क्रमागत जो प्राइम नंबर होंगे कौन कौन से होंगे। 19 के बाद अगला प्राइम नंबर कौन सा आता है, आप बताइए मुझे। 23। देन कौन सा आएगा 23 के बाद, 29। उसके बाद कौन सा आएगा, 31। ये आगे के 3 प्राइम नंबर और लिख दिए मैंने। ऐसा आप आगे को बढ़ा सकते हैं, इसमें जरूरी नहीं कि आप 3 ही लिखने के लिए आ जाए, यहाँ पर हो सकता है 5 आगे के और लिखने के लिए आ जाए, अगले 10 लिखने के लिए आ जाए। आप इस पैटर्न को फॉलो कीजिए। ठीक है, अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमें ज्ञात है कि प्राकृत संख्याएं योग के अंतर्गत संवरित होती हैं, क्लोज्ड होती हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखा गया है कि ये क्लोज्ड होती हैं। ठीक, अब यहाँ पर और दिया गया है मेरे को, किन्हीं 2 प्राकृत संख्याओं का योग सदैव प्राकृत संख्या होती है। संवृत का मतलब मैं आपको समझाता हूँ। जैसे हमने 2 प्राकृत संख्याएं ली, अगर उनको जोड़ेंगे तो हमेशा हमको क्या मिलती है, प्राकृत संख्या ही मिलती है। इसको बोलते हैं इसकी क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, 2 नेचुरल नंबर को अगर हम ऐड करेंगे तो हमको जो उसका रिजल्ट मिलेगा वो नेचुरल नंबर ही मिलती है। इसको बोलते हैं नेचुरल नंबर का क्लोजर प्रॉपर्टी बोलेंगे। ठीक है, क्या संख्याएं घटाव के अंतर्गत संवृत होती हैं। इसका मतलब ये हुआ, ये पूछना चाह रहा है कि 2 नेचुरल नंबर को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, घटाएं, तो हमें तब भी नेचुरल नंबर ही मिलता है। अगर नेचुरल नंबर मिल गया, किन्हीं 2 प्राकृतिक संख्याओं को, किन्हीं 2 नेचुरल नंबर्स को अगर घटा के हमें सदैव नेचुरल नंबर ही मिलेगा, तो हम बोलेंगे कि घटाव के अंतर्गत ये क्या होती है,
सम्मिलित होती हैं। ठीक है, अपने उत्तर को सिद्ध करने हेतु कुछ उदाहरण दीजिए, ये बोल रहा है। ठीक है, तो देखिए मैंने देखा कि एक नेचुरल नंबर ले लिया 1, दूसरा नेचुरल नंबर ले लिया 2, इनको अगर हम ऐड करते हैं 3 मिलता है, जो कि अपने आप में नेचुरल नंबर है। अगर मैं एक नेचुरल नंबर ले लूँ 5, दूसरा ले लूँ 7, उनको, तो मेरे को फिर से क्या मिलता है, एक नेचुरल नंबर ही मिलता है 12। ठीक है, अब मैं इनको घटा के देखता हूँ। अगर मैंने नेचुरल नंबर 1 लिया था, दूसरा नेचुरल नंबर 2 लिया था, अगर मैं इनको घटा दूं तो मुझे मिलता है -1, जो कि नेचुरल नंबर नहीं है, ये नेचुरल नंबर नहीं है। ठीक है, ऐसे एक नेचुरल नंबर लिया 5, दूसरा नेचुरल नंबर लिया 7, इनको मैं अगर घटा देता हूँ तो मेरे को मिलता है -2, जो कि एक नेचुरल नंबर नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि घटाव के अंतर्गत जो नेचुरल नंबर होते हैं वो क्लोज नहीं होते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करती हैं। आइए अब अगले क्वेश्चन पर चले जाते हैं। इसको समझना है, आप इसको ढंग से देखिएगा। इसमें लिखा है, प्राचीन भारत के निवासी गणना के लिए अपने अंगुलियों की संधियों का उपयोग करते थे। आपने देखा होगा जब पंडित जी आपके घर पे आते हैं तो हाथ पर वो गिनते हैं, जो गांठें होती ना उनको गिनते हैं। वो एक अंगुली पर 3 आप क्या गांठें मिलती है तो 3 काउंट करते हैं। पहले अंगुली पर 3 गांठें होंगी तो 1 2 3 ऐसे, दूसरी अंगुली पर 3 और गांठें और हैं तो फिर 4 5 6 ऐसे इनको काउंट करते हैं। तो और उनको काउंट करने के लिए हम अंगूठे का यूज करते हैं ना, अंगूठे अंगूठे लगाते हैं उसमें गांठों पर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। एक अंगुली तो हमारी इंगेज होगी गांठें गिनने में, बाकी 4 अंगुलियां बचती हैं जिनकी गांठें हम गिन सकते हैं। तो इसका मतलब एक अंगुली पर हमारी, एक अंगुली अगर हम लें ना, इसमें 3 गांठें हैं, तो ऐसी 4 अंगुलियां हमारी फ्री हैं गिनने के लिए ना। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इसका मतलब हम एक हाथ पर कितने तक काउंट कर सकते हैं, 12। ठीक है ना, तो यहाँ पर लिखा गया है कि आधार 12 गणन पद्धति से कैसे संबंधित है। इसका आधार, इसका जो बेस है वो कितना है, यहाँ पर 12 है। ठीक है, तो अगर हम आगे क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, जो वर्तमान में भी प्रचलन में, ठीक सही बात है। प्रत्येक अंगुलियों में 3 संधियां होती हैं और अंगूठे का उपयोग उन्हें गिनने के लिए किया जाता है। ये मैं आपको बता चुका हूँ। एक हाथ पर आप कितनी गिनती कर सकते हैं, मैंने बताया एक हाथ पर आप कितनी गिनतियां कर सकते हैं, 12। यह प्राचीन आधार 12 गण पद्धतियों से कैसे संबंधित है, आपको मैंने बता दिया था, पहले से ऐसा होता आया। अब बताइए मुझे, हमारे पास 2 हाथ हैं, एक हाथ पर हमने कितना काउंट किया, 12। अब मुझे बताइए, जब मैंने एक हाथ की अंगुलियों को गांठों को काउंट किया तो मेरे को मिल गया 12। तो दूसरे हाथ की अंगुलियों को मैं क्या कर दूंगा, बंद कर दूंगा। ठीक हो गया। तो फिर ऐसे ही मैंने फिर दोबारा से काउंट किया तो फिर 12 अंक फिर मिल गए मेरे को, तो दूसरी अंगुली बंद कर दूंगा। ऐसे दोनों हाथों को ऐसे मैं काउंट करते रहूँ, दूसरे हाथ की अंगुलियों को बंद करते रहूँ, तो मेरे 5 अंगुलियां हैं दूसरे हाथ पे। तो इसको हम 5 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगी। यानी कि हम कितने तक काउंट कर सकते हैं, दोनों हाथों को यूज करते हुए 60 तक इसका गिनतियों की गणना कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो देख के अच्छा लगा होगा और आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो आप इसी तरह की वीडियो चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों में फैलाइए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।